और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग को कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले कुटेला भाटा पहुंचेंगे, जहां वे आईआईटी की नींव रखेंगे और इसके बाद वे लोक कला मार्ग का लोकार्पण करेंगे। दुर्ग में ही सीएम भूपेश बघेल मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यालय का भी सीएम लोकार्पण करेंगे। दुर्ग के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सीएम नेहरू नगर भिलाई पहुंचेंगे, जहां वे यातायात उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद वे नेहरू नगर अंडर ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अंत में खुर्सीपार पहुंचेंगे, जहां वे बापू नगर तालाब और अंडर चेक मैदान का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निगम मंडलों में नियुक्ति की दूसरी लिस्ट को लेकर मामला फिर से फंस गया है। मंगलवार को 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद भी दूसरी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि संगठन के पदों में नियुक्तियों पर चर्चा हुई है। का प्रयास किया और हमें लगता है हाईकमान के पास से सूची हम भेजेंगे। जिला कार्यकारिणी के लिए भी अधिकतर जिलों की सहमति बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया और आने वाले दिनों में निगम मंडलों के लिए भी हम लोग बैठेंगे। तो विस्तार से चर्चा हुई है और अंतिम मुहर यहाँ से प्रदेश से फाइनल कर रहे हैं और हम लोग हाईकमान को भेजेंगे। देखिए 2023 को हम लोगों को संगठन के माध्यम से तैयारी लड़ना है। 2 साल माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के 17 दिसंबर को पूरा हो रहे हैं। तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो संगठन की बात, सरकार की बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए विस्तार से चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं हम समय जरूर लग रहा है, मगर हम विस्तार से चर्चा करके ही अंतिम नामों पर मुहर लगा रहे हैं। हाँ, आज तो संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में जल्दी से हम निगम मंडलों के लिए भी बैठेंगे। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज रात 9 बजे जाएंगे दिल्ली। संगठन में नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी, आला कमान से बातचीत करेंगे और 3 दिसंबर को दिल्ली से सीधे रायगढ़ पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज रात दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। 2 दिवसीय दौरा होगा दिल्ली का, जहां पर आला कमान से बातचीत करेंगे। रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो संगठन में नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी, आला कमान से बातचीत होगी। 3 दिसंबर को दिल्ली से सीधे रायगढ़ पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, बहुत ही अहम दौरा है दिल्ली का, क्योंकि प्रमुख जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी अहम ये दौरा इस लिहाज से भी है क्योंकि कांग्रेस के सामने, सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि संगठन विस्तार करके कैसे उन तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए जो पिछले 2 सालों से कुछ बेहतर होने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, पद या प्रतिष्ठा मिलने की बात जो कह रहे थे, उन्हें साधना एक बड़ी चुनौती है। और शायद यही वजह है कि कई दौर की बैठक के बाद अब नाम लगभग तय कर लिए गए हैं कि संगठन विस्तार में किन्हें मौका दिया जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि किन लोगों को, किन नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे होने को है 17 तारीख को। ऐसे में 2 साल के कार्यकाल बीतने के बाद भी कई नेता, कई कार्यकर्ता जो पहले दिन से उम्मीद लगाए थे कि निगम मंडल में उन्हें स्थान मिलेगा, उनके हाथ मायूसी ना लगे, इसलिए उन्हें भी कैसे किन नेताओं को एडजस्ट किया जाए, ये 2 बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी बात यह कि आज के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर 17 तारीख को जो राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो रहे, तो ऐसे में सरकार कुछ बड़ा आयोजन करना चाहती है, भले वर्चुअली ही क्यों ना हो। तो ऐसे में संगठन के आला नेताओं से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 3 एजेंडे प्रमुख रूप से शामिल है, संगठन विस्तार, सत्ता में नियुक्ति और तीसरी सरकार के 2 साल के को लेकर कुछ बड़ा एक आयोजन। इन 3 चीजों को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और कल जब लौटेंगे, राजधानी जब वो आएंगे
तब जाके आखिर उनसे चर्चा जब होगी तब पता चल पाएगा कि आखिरकार संगठन विस्तार के लिए और कितने दिनों का इंतजार करना होगा। और सबसे अहम ये कि संगठन के साथ साथ सत्ता विस्तार मतलब ये कि निगम मंडल के जो सहभागी बनेंगे उनके नामों पे अंतिम मुहर कब तक लग पाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी अहम आज माना जा रहा है। जी बिल्कुल अवधेश, और जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे और 3 दिन बाद 3 दिसंबर को रायगढ़ सीधे पहुंचेंगे, आज भी कुछ खास दौरे हैं सीएम भूपेश बघेल के। देखा जा रहा है कि प्रमुख जगहों पर पहुंचेंगे, विकास की सौगात देंगे और इसके बाद सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए आज 1:30 बजे मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे और सबसे पहले आईआईटी बिल्डिंग को सुपर स्पेशलिटी मतलब और अधिक विस्तारित करने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आईआईटी परिसर कुठेला भाटा में रखा गया है। इसके अलावा मुख्य अभियंता जो लोक निर्माण विभाग के उनके कार्यालय का शुभारंभ होगा, ट्रैफिक थाने का एक जो नई व्यवस्था बनी है उसका शुभारंभ किया जाएगा। कुल मिला के 7 स्थानों पे मुख्यमंत्री लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, आईआईटी भवन में वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दिल्ली दौरे से पहले मुख्यमंत्री का आज अहम दौरा होगा। दुर्ग जाएंगे, भिलाई जाएंगे और भिलाई से ही रात तकरीबन 8 बजे वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवधेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज पहले तो दुर्ग भिलाई पहुंचेंगे, कई बड़ी सौगातें देंगे और उसके बाद आज रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये धान भी एक प्रमुख मुद्दा प्रदेश में है, जहां प्रदेश में धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रायपुर, धमतरी, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर, कवर्धा और साथ ही बलरामपुर की तस्वीरें हैं, जहां धान खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों को तकलीफ से बचाने के लिए इस बार 2305 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पिछले साल की तुलना में इस साल 2,45,000 ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है और इस बार सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। पहले दिन करीब 99,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। तमाम विभाग इसमें काम कर रहे हैं और जिला स्तर में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में टीम बना हुआ है जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आएगा तुरंत हम उसको ठीक करेंगे। कैप कवर की भी एक समस्या आती है कि धान भीग जाता है, खराब हो जाता है। समिति को उसके लिए कैप कवर के लिए, रख रखाव के लिए, ड्रेनेज के लिए, सुतली के लिए, भराई के लिए, सब के लिए पैसा दिया जाता है और इसके लिए समिति को जिम्मेदारी दी गई है। उठाव की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि उठाव में भी देखा जाता है कि धान पड़े रहते हैं मंडियों में। इसका टेंडर कर दिया गया है और समय पर सब जगह इसका उठाव भी होगा। अच्छा, अभी ये समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जा रही है, 2500 रुपए देने का वादा है, कैसे ये बीच की राशि? हमने कहा ना कि भूपेश के ऊपर भरोसा है। किसानों का भरोसा किसके ऊपर है? अपने मुख्यमंत्री के ऊपर, भूपेश बघेल जी के ऊपर। जो कहा है सो करके दिखाया है। जो 2500 रुपया में नहीं खरीदने दिया केंद्र ने, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उसका न्याय कर रहे हैं। केंद्र और राज्य के बीच टकराव का क्या किसानों को नुकसान होगा? हम किसानों के साथ हैं, उसमें कोई भी बीच में है उसकी चिंता नहीं है। चले मतलब छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य बोला जाता है, माना जाता है और यही वजह है कि सरकार दावा करती है कि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। बहरहाल 1 महीने तक होने वाले धान खरीदी में सरकार के समक्ष चुनौतियां ढेरों हैं। उन चुनौतियों को पार पा के कैसे किसानों तक ये लाभ पहुंचेगा, कैसे भुगतान से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी, आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि आज से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी। कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने पहले धान खरीदी की तारीख में बदलाव किया और अब प्रदेश के किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। लगभग 1 महीने के विलंब के बाद आज जो सूचनाएं प्राप्त हो रही कि आज 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी सोसाइटी से आ रही है, गांव के किसानों से आ रही है कि न तो इस सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था की है, न ही किसानों को टोकन प्राप्त हो रहा है। अर्थात एक बार फिर से इस 1 दिसंबर के बाद से जब तक धान की खरीदी होगी, इस छत्तीसगढ़ का किसान लगातार परेशान होगा। लेकिन सरकार षड्यंत्र पूर्वक पहले तारीखों में विलंब करना, उसके बाद उनकी गिरदावरी के नाम से
उनके रकबे को कम करना, अब टोकन और बारदाने के नाम से ये किसानों के साथ में खिलवाड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के मामले को लेकर जल्द कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी का एक रैकेट पकड़ाया है। उसके कई सनसनीखेज खुलासों ने राज्य महिला आयोग को भी सख्ती में डाल दिया है। यही वजह है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 30 साल तक की उम्र की गुमशुदा महिलाओं और बच्चियों की फाइलें फिर से खंगालने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। तस्करी का गैंग एक तरह से फूटा, उसके बाद में इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और कहां किस तरीके से मानव तस्करी की जा रही है, खासतौर पे महिलाओं को किस तरह से बरगलाकर राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है और उनसे किस तरह का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो पीड़िता है उसने जो शिकायत की और उसने जो अपनी कहानी बताई वो कहीं ना कहीं बेहद डरावने वाली है। इसको लेकर राज्य महिला आयोग लगातार जो है वो छानबीन कर रहा है, खंगाल रहा है और इसी को लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को लेकर भी मांग की कि तमाम जो मामले आज तक के जो गुमशुदगी के आए हैं, खासतौर पे 30 साल तक के जो महिलाओं और बच्चियों के महिलाओं के, उसको लेकर जो तमाम जो थाने हैं उनको जांच कराने की जरूरत है। इस पूरे मामले को उन्होंने नज़दीक से देखा है किरणमयी नायक ने और क्या निकल कर आया है इसको लेकर बात करते हैं। मैम, इस पूरे मसले को देखने के बाद में ये जो पूरा मामला आया डोंगरगढ़ का, क्या चीज़ें आई जो आपको लगता है कि फिर से जो है वो तमाम चीज़ों की जाँच होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि 5 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 सस्पेक्टेड और हैं और इनको लेने के लिए पुलिस ने अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में पुलिस गई हुई है। ये सारे अभियुक्त जब पकड़ में आ जाएंगे तो इनके कॉल डिटेल सारी चीज़ों को जांच भी किया जाना चाहिए और इसमें केवल एक महिला की गुमशुदगी का मामला समझ करके ख़त्म नहीं होना चाहिए मामला, क्योंकि जब 6-8 लोग इसमें मामले में अरेस्ट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों ने और भी महिलाओं की तस्करी की होगी, ये निश्चित चीज़ है। और जब ये निश्चित है तो इसका पता कैसे चलेगा? उन अभियुक्तों के माध्यम से पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ से यदि हम इसी रैकेट की बात करें तो डोंगरगढ़, राजनांदगांव, रायपुर तक के इनके तार यदि जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र की गुम महिलाओं के जो थाने में दर्ज मामले हैं उन सब की यदि जांच की जाए तो मुझे लगता है कि और भी बड़ा नेटवर्क मिल सकता है। इसलिए हमने लगातार 29 तारीख से मैं डीजीपी साहब से बात कर रही हूँ। उन्होंने तत्काल हमारी बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने आईजी दुर्ग को डायरेक्शन दिया और उन्होंने एक नई टीम का गठन किया है। 8 सदस्यीय दल है उसमें और इन 8 सदस्यीय दल के माध्यम से डे टू डे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वो लेंगे आईजी साहब। आज हमने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है कि जो भी रिपोर्ट उनके पास आती है तो हमें कम से कम साप्ताहिक प्रतिवेदन उसका आवश्यक और नियमित रूप से मिलता रहे। फिर से फाइलों से धूल जब एक तरह से कहें कि साफ़ की जाएगी तो उसके बाद में किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, किस तरह के खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रदेश में जवानों के बीच बढ़ते आत्महत्या के मामले ने सरकार को चिंतित कर दिया है और इसे लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। गृह मंत्री ने पुलिस कर्मियों से तनाव मुक्त होकर काम करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं, परिवार से बातचीत भी करा रहे हैं, छुट्टी भी बराबर दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है को जाकर सब कैंप में रात रुकें और हमारे आरक्षकों से, सिपाहियों से, सभी से चर्चा करें ताकि उनको कोई मानसिक तनाव ना हो, कोई समस्या हो उनकी। तो इन सारा चीज करने के बाद क्यों हो रहा है, इस पर हम लोगों ने चर्चाएं की और मैंने निर्देश दिया कि फिर से स्पंदन कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाएं, रात रुकें कैंप में, सबसे मिलें जुलें, चर्चा करें। इस प्रकार के निर्देश भी मैंने दिए हैं। तो राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की और राज्यपाल ने उन्हें नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्यपाल को पहला गिरमिटिया और भूतो न भविष्यति पुस्तकें भेंट की है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने भारत दर्शन और आमचो बस्तर नामक पुस्तकें राज्यपाल को भेंट की हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 1893 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में सर्वाधिक 245 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 1976 लोगों ने कोरोना को मात दी और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो है 19,333। वहीं रायपुर से बड़ी खबर, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव स्थगित हुआ। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ चैम्बर चुनावी टीम के दूसरे सदस्य की कोरोना से मौत हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए थे संक्रमित और कोरोना के बढ़ते मामले के चलते चुनाव स्थगित किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। चुनाव प्रक्रिया के दौरान संक्रमित हुए थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव स्थगित करना पड़ा। अनिश्चितकाल के लिए चुनाव स्थगित करना पड़ा है। चुनावी टीम के दूसरे सदस्य की कोरोना से मौत हुई और इस वजह से चुनाव स्थगित करना पड़ा। और संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, चुनावी टीम के एक सदस्य की कोरोना से मौत हो गई और इसके चलते चैम्बर का चुनाव स्थगित करना पड़ा। पूरी जानकारी ने अगली क्या कोई तारीख निर्धारित की गई है, कब तक चुनाव होंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना के संक्रमण के कारण जो चुनावी समिति बनाई गई थी चैम्बर की ओर से, जिन लोगों को चुनाव कराना था वो चुनाव की तैयारी कमोबेश कर चुके थे। तमाम तरह के नोटिफिकेशन से लेके पैनल तक का गठन हो चुका था, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के तहत चुनाव समिति के कई सदस्य जो है वो संक्रमित हुए। संक्रमित होने के बाद 2 लोगों की मौत भी हो गई। पहले जब संक्रमित हुए तो चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया गया, लेकिन जब 2 सदस्यों की लगातार मौत हुई कोरोना से, तो अब चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब अगली तारीख क्या होगा ये अगली बैठक में तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चैम्बर चुनाव पे कोरोना संक्रमण का जो साया है वो गहराया हुआ है। और यही वजह है कि अब चुनाव को जो 3 साल में एक बार चुनाव चैम्बर के होते थे, इस चुनाव को अभी फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी के लिए। तो चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। टीम के दूसरे सदस्य की मौत के चलते चुनावी जो तैयारियां थी उन्हें अभी रोक दिया गया है। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और इन तमाम एहतियात को बरतते हुए अभी फिलहाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव स्थगित किया गया है।